तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है नवीन वर्गीकरण में इसका थोड़ा डिटेल हम देखेंगे। सबसे पहले क्रस्ट के बारे में। क्रस्ट जिसको भूपृष्ठ कहा जाता है, सबसे ऊपरी परत है। आप इंग्लिश वाले वर्ड को जरूर पेपर में पढ़ लेंगे, वहां हिंदी इसका अनुवाद कुछ भी लिखा हो सकता है। सबसे ऊपरी परत है। और क्रस्ट की जो सबसे पहले व्याख्या की थी, ये जो शब्द दिया था ये डेस्कार्टेज ने दिया था। कार्टेज, डेस्कार्टेज, डेस्कार्टेज, इस विद्वान का नाम याद रखिए। क्रस्ट की जो संकल्पना दी है, जो शब्द दिया है क्रस्ट का, संकल्पना जो दी है, वो डेस्कार्टेज ने इस संकल्पना को प्रतिपादित किया है। भूपृष्ठ की सबसे ऊपरी परत है, उसको हम क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट में सबसे ज्यादा जो तत्व पाया जाता है वो लगभग इसका 98% भाग जो है वो 98% भाग जो है वो 8 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। यहां पर ये चीजें बहुत याद रखनी है कि 98% जो पार्ट है वो 8 तत्वों से मिलकर के बना है। यहां सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा तत्व कौन सा है, या फिर उनका क्रम जो है वो आपको याद रखना है। तो यहां सबसे पहले इनके लिए हमने एक छोटा सा सूत्र बनाया है। क्रस्ट के जो 8 तत्व हैं उसका फॉर्मूला है OCA। सीए जानते हैं हम, चार्टेड अकाउंटेंट होता है। तो उसको कोई लड़की आवाज दे रही है, OCA, और लड़की कौन? उसकी गर्लफ्रेंड। लोकल सॉफ्टी, सॉफ्टी आते हैं जो आइसक्रीम होती है, कौन वाली आइसक्रीम, उसमें जो क्रीम और जो बर्फ डाल के देते हैं एक तरह से, वो सॉफ्टी। लोकल सॉफ्टी में नहीं खाती, OCA, लोकल सॉफ्टी में नहीं खाती। तो ये एक फॉर्मूला है। इसमें देखिए वो 8 तत्व हैं, कौन कौन से हैं? O से ऑक्सीजन, सबसे ज्यादा जो तत्व पाए जाते हैं, लगभग 46% भाग जो है वो ऑक्सीजन का होता है। C से सिलिका, सिलिका, जो सिलिका है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है। उसके बाद A से एल्यूमिनियम, जो एल्यूमिनियम है वो सबसे ज्यादा पाई जाता है। उसके बाद में 4 नंबर पे लोहा, लोहा, कल से कैल्शियम, कैल्शियम, सो से सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, पटी से पोटेशियम, में से मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। तो ये 8 तत्व हैं। सबसे ज्यादा क्रस्ट में जो पाए जाने वाला तत्व है वह ऑक्सीजन है, यानी लगभग 46.8%, 27.72% सिलिका है, एल्यूमिनियम 8%, लोहा 5% है। यहां सबसे महत्वपूर्ण जो है वो लोहा है। लोहा क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूज करेगा आपको। यहां हमने जो जानकारी पढ़ी है वो केवल क्रस्ट में इन तत्वों की भूमिका है। 8 तत्व 98% भाग को बनाते हैं। संपूर्ण पृथ्वी की जब हम बात करें तो संपूर्ण पृथ्वी में जो सर्वाधिक मात्रा है वो लोहे की सबसे ज्यादा है। इसको अलग से याद रखोगे, 35%। कि संपूर्ण पृथ्वी में सबसे ज्यादा पाई जाने वाला तत्व कौन सा है? लोहा है। इंपॉर्टेंट है। संपूर्ण पृथ्वी में लोहांश की मात्रा है 35%। क्रस्ट में लोहे की मात्रा है 5%। 5% लोहे की मात्रा
पाई जाती है। तो इस प्रकार से इस संकल्पना को याद रखोगे, इन चीजों को याद रखोगे क्रस्ट के बारे में। इसको एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इसको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। डेस्कार्टेस ने संकल्पना है इसको दिया है। उसके बाद में क्रस्ट जो है इसका घनत्व है 2.7 से 2.9 होता है। इसको दो भागों में बांटा जाता है, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट। भूकंप तरंगों की गति ऊपर से नीचे की ओर जाने पर बढ़ती जाती है। इसके बीच में जो असंबद्धता है उसका नाम है, अभी हमने देखा था, कोनार्ड असंबद्धता, यानी कोनार्ड असंबद्धता इसका नाम है। तो 2.7 2.9 इसका घनत्व पाया जाता है। ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट, इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है 30 किलोमीटर तक, और 30 से उसके बाद 200 किलोमीटर तक जो है वो निचला क्रस्ट पाया जाता है, और इनके बीच में ये कोनार्ड असंबद्धता होती है। तो ये क्रस्ट की डिटेल है। उसके बाद में दूसरी जो महत्वपूर्ण परत है वो है मेंटल। मेंटल से दो तीन चीजें हमने देखी। आयतन और द्रव्यमान की दृष्टि से ये सबसे बड़ी परत है। जैसे ही पहला बिंदु आयतन और द्रव्यमान की दृष्टि से सबसे बड़ी परत मानी जाती है। जैसे ही भूकंप की तरंगें निचले क्रस्ट से नीचे की ओर जाती हैं, मेंटल में पहुंचेंगी, तो मेंटल में ये जो इसकी प्रकृति होती है वो प्लास्टिक ठोस होती है ऊपरी मेंटल की, और वहां पर जो गति है वो इसकी मंद पड़ जाएगी। भूकंप तरंगों की गति मंद हो जाती है। ऊपरी मेंटल का जो भाग होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो ऊपरी मेंटल भूकंप तरंगों की गति कम पड़ जाएगी, प्लास्टिक ठोस अवस्था में है इसलिए, और इसलिए इसको क्या कहते हैं, निम्न गति मंडल कहते हैं। पूरे लॉजिक एक साथ जुड़े हुए हैं, इन लॉजिक्स को याद रखोगे। मेंटल आयतन द्रव्यमान की दृष्टि से सबसे बड़ी परत है, मध्यवर्ती परत है, पायरोस्फीयर भी इसको कहते हैं, यानी इसका दूसरा नाम क्या है, पायरोस्फीयर भी आप बोल सकते हो। बेसाल्ट इसमें सबसे ज्यादा होता है, बेसाल्ट इसमें पाया जाता है, प्लास्टिक ठोस है। इस प्रकार से इसका वर्गीकरण है। उसके बाद निचला मेंटल, निचला मेंटल, निचला मेंटल या निचला प्रवाल जो है ये पुनः ठोस अवस्था में है। भूकंप तरंगों की गति इसमें आकर के पुनः बढ़ जाती है। ऊपरी मेंटल में गति कम हो जाती है, निचले मेंटल में आकर गति पुनः बढ़ने लग जाती है। मैं निचला मेंटल और उसके बाद जो बाह्य कोर आता है, बाह्य कोर, इन दोनों के बीच में एक सबसे महत्वपूर्ण कोर के बीच में असंबद्धता जो पाई जाती है इसमें, उसका नाम है गुटेनबर्ग असंबद्धता। सॉरी, गुटेनबर्ग असंबद्धता। चला सॉरी, हाँ, तो इनके बीच में जो असंबद्धता है गुटेनबर्ग असंबद्धता इनके बीच में पाई जाती है, जो निचला मेंटल और बाह्य कोर को अलग करती है। वहां हमने असंबद्धताओं में भी इसको देखा था। कोर की जो गहराई है 2900 किलोमीटर से लेकर के पृथ्वी के केंद्र तक होती है। इसको पुनः दो भागों में हमने डिवाइड किया कि जैसे बाह्य कोर तो 2900 किलोमीटर से लेकर के 5150
किलोमीटर तक इनके बीच की दूरी पाई जाती है। थोड़ा सा हम रैपिडली कर रहे हैं क्योंकि हम पहले इनके बारे में थोड़ा पढ़ चुके हैं, थोड़ा देख चुके हैं, इसलिए। तो 2900 किलोमीटर से पृथ्वी के केंद्र तक इनके बीच की जानकारी होती है, और 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर तक की दूरी तक जो होता है वो बाह्य कोर होता है, और दूसरा आंतरिक कोर जो है ये 5150 किलोमीटर से लेकर के पृथ्वी के केंद्र तक होता है। यहां पर हमें देखना है कि ये जो बाह्य परत है ये पूर्ण रूप से तरल अवस्था में है। पृथ्वी की एकमात्र परत जो पूर्ण रूप से तरल अवस्था में है वो है बाह्य कोर। याद रखोगे इसके बारे में, बाह्य कोर। और इसमें भूकंप की ऐस तरंगें जो होती हैं वो प्रवेश नहीं कर पाती हैं। भूकंप की ऐस तरंगें प्रवेश नहीं कर पाती हैं बाह्य कोर में। आंतरिक कोर ये वापस पुनः ठोस अवस्था में होती है, और इसमें पी तरंगों की गति जो है वो सर्वाधिक होती है पूरे भूमंडल पर। पी तरंगों की गति की बात करें तो सर्वाधिक पी तरंगों की गति जो होती है, सर्वाधिक पी तरंगों की गति होती है वो बाह्य कोर आंतरिक कोर में होती है। आंतरिक कोर पी तरंगों की गति सबसे ज्यादा होती है। तो इस प्रकार से ये जो क्रेस्ट, मेंटल और कोर की संकल्पनाएं हैं इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे, और इसमें जो असंबद्धताएं हैं उसके बारे में विशेष रूप से उसकी जो संरचनाएं हैं कि कहां पर कौन सी ठोस है, कौन सी जो परत है वो एक तरह से तरल है, कौन सी प्लास्टिक ठोस है, वो सारी चीजें आपको इसमें बहुत अच्छे से याद रखनी है। एक बार दोबारा हम देखते हैं, क्रस्ट जो है दोनों ठोस है, ये एक तरह से प्लास्टिक ठोस है, ये पुनः ठोस है। बाह्य कोर जो है ये तरल है, आंतरिक कोर है ये ठोस है। असंबद्धता काम के रसगुल्ले जो है वो यहाँ आपको बताया था, कोनार्ड असंबद्धता है, मोहो असंबद्धता है, यानी काम के यानी रस गुल्ले। इस प्रकार से कोनार्ड असंबद्धता, मोहो असंबद्धता, रेप्टी असंबद्धता, गुटेनबर्ग असंबद्धता, लेहमान असंबद्धता। दूरी याद रखी थी 300, 200, 700, 700, 2900 और 5150 किलोमीटर। इस प्रकार से इन सारी चीजों को हमें याद रखना है। तो पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर करना है। यहाँ नवीन जो वर्गीकरण है, नवीन क्रस्ट मेंटल कोर की जो संकल्पनाएं हैं, असंबद्धताएं हैं, क्रस्ट में कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं, उन सबको बहुत अच्छे से तैयार करना है। धन्यवाद।